गांठ। आज प्रस्तुत है श्री B.S. भटनागर का लिखा ये नाटक। लीजिए सुनिए गांठ। अरे रानी, ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या तैयार होती? तुम्हें आने में कितनी देर हुई है, कुछ अंदाजा है? क्या करता, लंच के बाद बड़े साहब ने बुला लिया। इस साल का शेड्यूल डिस्कस करते रहे। अब उनसे कैसे कहता कि आज शाम फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम है, इसलिए जल्दी घर जाना चाहता हूं। ये कोई नई बात है? तुम लाख कह जाओ जल्दी आऊंगा, मैं जानती हूँ तुम आ ही नहीं सकते। टिकट ले आए? नहीं भाई, साहब के पास से उठा और सीधा यहाँ चला आया। देर जो हो रही थी वहीं ले लेंगे। अच्छा हुआ जो नहीं लाए। क्यों? आज हम लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे। वाह, ये भी कोई बात हुई? नहीं जाएंगे? अरे देर से सही, मैं आ तो गया, और अभी शो का वक्त भी है। फिल्म ना देखकर हम कुछ रुपए मेहमान की खातिरदारी के लिए बचा लेंगे, वरना बड़ी मुश्किल होगी। मेहमान? कौन मेहमान? ये खत आया है, देखो। तुम्हारे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं मंगल सेन, मुरादाबाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मंगल सेन, लाओ दिखाओ जरा। ये लो। प्रियवर नरेश, मुझे आशा है तुम और भाभी सकुशल होगे। मेरा इरादा तुम्हें थोड़ा परेशान करने का है। यानी मैं एक नौकरी के सिलसिले में 3 दिन के लिए बंबई आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ठहरूंगा। तुम्हें कुछ कष्ट अवश्य होगा, लेकिन बीते दिनों की खातिर तुम उसे सहन कर लोगे, ऐसी आशा है। मैं अगले बृहस्पतिवार को अमृतसर एक्सप्रेस से पहुँच रहा हूँ। भाभी को प्रणाम। सस्नेह, तुम्हारा मंगल सेन। तो जनाब मंगल सेन आ रहे हैं और हमारे लिए समस्याएं ला रहे हैं। समस्याएं? आज की महंगाई के जमाने में 4 दिन किसी को अपने घर रखना खेल नहीं है। समझते हो इसका मतलब क्या होता है? क्या? कम से कम 100 रुपए का खर्चा। इस महंगाई ने दुखी कर दिया है। आया गया कोई भी अच्छा नहीं लगता। भगवान जाने कब तक चलेगी ये महंगाई। रानी, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी जब तक कि विश्वव्यापी जनसंख्या विस्फोट बंद नहीं होता। ये सीधा डिमांड और सप्लाई का मामला है। तुमसे जब भी कोई बात करो तुम अपना समाज शास्त्र ले बैठते हो। मैं घर की समस्या की बात कर रही हूँ, जनाब करने लगे विश्व की समस्याओं की बातें। तुम समझती नहीं हो रानी। हमारा 2 आदमियों का परिवार एक इकाई है। इसकी कोई भी समस्या एक इकाई की समस्या है। अगर विश्व की लगभग सभी इकाइयों की वही समस्या हो तो वो विश्व की समस्या हो जाती है। इसी रूप में जनसंख्या बढ़ने की समस्या विश्व की समस्या है, क्योंकि वो किसी एक परिवार की नहीं, हर परिवार की समस्या है। बस जी, रहने भी दो अपना लेक्चर। मैं कह रही थी वो आएंगे आपके दोस्त, उनके सामने खाने को क्या रखेंगे, क्या नाश्ते में रखेंगे, वो कहाँ सोएंगे? इस छोटे से कमरे में गैर मर्द के रहते मुझे नींद नहीं आएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो रानी, ये सब चिंता मुझ पर छोड़ दो। देखो 6:15 बजे हैं, 10 मिनट में तुम तैयार हो जाओ। 5 मिनट का रास्ता है, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धो लेता हूँ। भाग दौड़ में सिनेमा देखना मुझे नहीं अच्छा लगता। कहीं इंटरवल तक जाकर मेरा सांस ठहर पाता है। अब तैयार हो जाओ मेरी अच्छी रानी। दूध का बाटली उठा दो भाई जी। अच्छा, ये क्या दूध वाले, फिर एक बोतल? दूध एक बाटली मिला माई जी। 3 दिन से तुम एक ही बोतल दे रहे हो, हमें कम पड़ता है। हमारा टोकन 2 बोतल का है, 2 बोतल लाओ, समझे दूध वाले? हम कैसा करेंगे माई जी, जितना बाटली मिलेगा उतना देने सकेंगा, जास्ती किधर से लाएंगा? 2 मिलेंगे 2 देगा, 1 मिलेगा 1 देगा, नहीं मिलेगा नहीं देगा। अच्छा सुनो दूध वाले। बोलो माई जी। कल सवेरे से हमें 3 बोतल दूध चाहिए। मेहमान आने वाले हैं 4 दिन के लिए। अभी दूध कमती आता माई जी, अभी नहीं दे सकेगा। अरे भाई तुम कोशिश तो करो ना। खाली पीली आपको लाने को बोल के जाऊं, पीछू नहीं लाऊं, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई ब्लैक में देता सो अपना धंधा नहीं है। ब्लैक के दाम हमें भी नहीं चाहिए। तो बराबर सवेरे 2 बाटली लाएगा माई जी। ठीक है 2 ही लाओ। ओह माय गॉड, क्या आइए मेम साहब। अंडे क्या भाव है? 6 रुपया डजन। 6 रुपए? अंडा तो देखिए मेम साहब कितना बड़ा है, फार्म से अभी आया है। अच्छा 6 ही अंडे दे दो। बहुत अच्छा साहब।
बहुत दिन में इधर आया मेम साहब। हाँ, पहली दुकान से सामान लेते थे ना, तो वहीं से घर लौट जाते थे। आज आगे चले आए इधर। ये लीजिए। और कुछ लेंगे? फ्रेश पनीर आया है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक डबल रोटी दे दो। आज ब्रेड नहीं आया मेम साहब। क्यों? बोलते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग स्ट्राइक कर दिए हैं। 3 दिन हो गया, अभी समझौता नहीं हुआ। बनेगा नहीं फिर आएगा कहाँ से? कब तक आने की उम्मीद है? कौन बोलेगा मेम साहब। मजदूर को पेट को रोटी नहीं मिलेगा, काम क्यों करेगा? महंगाई सबके लिए है मेम साहब, लेकिन सबसे जास्ती त्रास देती है गरीब को। हाँ, हमें भी त्रास देती है, सबको त्रास देती है। वो बरोबर मेम साहब, लेकिन सरकारी बाबू को महंगाई का कितना भत्ता मिलता, उसका पगार डबल हो गया। मजदूर क्या हवा में जीता है मेम साहब? उसका भी बाल बच्चा है, उसको वही पुरानी मजूरी, उसको भी पेट भरना मांगता है। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, ये लो रुपए 6 अंडों के। मेहरबानी मेम साहब, फिर आना मेम साहब। अच्छा। मिस्टर मंगल सेन का गोरेगांव की इस खोली में स्वागत है। खोली? जनाब, भैया बंबई में सिंगल रूम को खोली ही कहते हैं। बस यही अपना ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम, यही डाइनिंग रूम, यही स्टडी, और वो पीछे वो छोटा सा खिड़की लगा बरामदा है ना, हाँ, वही रसोई है हमारी। रानी, रानी आई। आओ, देखो ये हैं श्री मंगल सेन, हमारे कॉलेज के सहपाठी। और मंगल, ये है हमारी श्रीमती जी रानी। प्रणाम भाभी। नमस्ते। जब से आपका पत्र मिला ये बहुत खुश हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये इनका प्यार और बड़प्पन है भाभी, मैं तारीफ के लायक कहा। ये आपको स्टेशन पर ठीक टाइम पर मिल गए थे? अरे मैं भागता दौड़ता प्लेटफार्म पर पहुंचा ही था कि मंगल सेन की ट्रेन आ गई। भाभी, नरेश स्टेशन पर ना मिलते तो मैं आपके इस बंबई शहर में आदमियों के जंगल में खो जाता। नरेश की मदद से ही मैं आपके यहाँ पहुंच पाया। अब बनो मत यार। नहीं भाई, मैं छोटे शहर का रहने वाला हूँ, इस महानगरी में पहली बार आया हूँ। भला कहाँ मुरादाबाद और कहाँ बंबई। हाँ, ये तो है ही। अच्छा, मैं चलकर नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये तो बता भाभी कैसी है? ठीक ठीक ही चल रही है। और तू? देख ले यार, तेरे सामने खड़ा हूँ, सिंगल वन पीस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यार ये बता, तेरा यहाँ आज क्या प्रोग्राम है? 10:30 बजे कोलाबा पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। कई तरह के टेस्ट करते हैं ये लोग, 3 दिन लगेंगे बस। अरे इतनी दूर बंबई आए हो और सिर्फ 3 दिन के लिए? नरेश, ये वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकाला है यार। बस शनिचर की रात को लौट जाऊंगा। मुरादाबाद से ही रिजर्वेशन करवा लिया था। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं कि जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके तुम हमारे साथ ही चलना। बात यह है मंगल, रानी एक स्कूल में पढ़ाती है। हम दोनों 8:30 बजे नाश्ता करके घर से चल देते हैं। 8:50 की लोकल पकड़ते हैं, रानी भायखला उतर जाती है और मैं विक्टोरिया टर्मिनस तक जाता हूँ। तुम वहाँ तक मेरे साथ चलना, वहाँ से मैं तुम्हें कोलाबा की बस में बैठा दूंगा। नरेश, मैं यहाँ से सीधी टैक्सी ना कर लूँ कोलाबा तक? बात क्या है यार? भैया यहाँ फासले बहुत लंबे हैं, टैक्सी में तुम्हारे बहुत रुपए खुल जाएंगे। ओह ऐसा? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला चलूंगा। और मंगल, हम लोग सवेरे का नाश्ता घर पर करते हैं, लंच और शाम की चाय जहाँ भी हों रेस्टोरेंट में ले लेते हैं। शाम को घर लौटते हैं तो एक एक प्याला चाय बिस्कुट के साथ लिया तो लिया, नहीं फिर रात को डिनर लेते हैं। और यार कभी कभी तो इतना स्ट्रेन हो जाता है कि रात का खाना भी रेस्टोरेंट में ही खाना पड़ता है। यानी दिन भर घर का खाना नसीब नहीं होता? भाई क्या करें मंगल, बड़ी मशीन जैसी जिंदगी है इस महानगरी बंबई में। छोटे शहरों जैसा आराम और सुकून यहाँ कहाँ। पर कहते हैं यार, जिसने शहर बंबई नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। हाँ, वो बात अपनी जगह ठीक है। अच्छा, अब तुम बाथरूम हो आओ। किधर जाना? इधर आओ, वो खुला हुआ दरवाजा देख रहे हो? हाँ हाँ, वो 3 कमरों के बाद, हाँ वही बाथरूम। अच्छा, फिर मैं नहा। नरेश भाई, मैंने तैयार होने में देर तो नहीं लगाई ना? क्या कहने हैं मंगल सेन,
अरे खूब स्मार्ट दिख रहे हो। अरे इस सज धज के साथ तुम्हारे सिलेक्शन में कोई शुबा नहीं हो सकता। अरे मत बनाओ यार। मैं क्या बनाऊंगा तुम्हें, तुम बने बनाए बिग बॉस हो। बस सिलेक्शन कमेटी के सामने जाने की देर है। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए अग्रिम धन्यवाद। बॉस ब्रेकफास्ट आ ही रहा है। क्या बताएं मंगल, बड़े शहर बस नाम के ही बड़े हैं। यहाँ हर चीज की दिक्कत है, रहने की जगह से लेकर खाने पीने की चीजों तक। अब देखो तुम्हारी भाभी ने सारी मार्केट छान मारी पर उन्हें ब्रेड नहीं मिली। पराठे सिखवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, पर नरेश, हाँ। हमारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, चीजें खुलेआम मिलती हैं। मैं सफर के लिए एक डबल रोटी लेता आया था, वो वैसे ही रखी है, निकाला देता हूं। नहीं भाई, उसे रहने दो। ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या अजीब लगेगा यार? अरे चीज पास है, काम आ जाएगी, नहीं तो पड़ी पड़ी सूख जाएगी। मैं लाता हूं। हाँ ये बात तो है, काम तो आ जाएगी। लो। हाँ रानी, जरा जैम ले आना। मंगल दोस्त, तुम्हारी डबल रोटी से ब्रेकफास्ट तो पेट भरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम शाम को कब तक फ्री हो जाओगे? क्या कह सकता हूँ, ये तो दिन भर के प्रोग्राम पर डिपेंड मैं करेगा। इसलिए पूछ रहा था कि आज शाम को मैं और रानी एक बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हैं। वहाँ से 10 साढ़े 10 से पहले नहीं लौट सकेंगे। कोई हर्ज नहीं, मैं थोड़ा घूम लूंगा, बंबई देख लूंगा, गेटवे है, मैरिन ड्राइव है, चौपाटी है। बिल्कुल ठीक, मगर तुम्हारे रात के खाने में देर हो जाएगी। हम लोग तो घर लौटकर ही बना पाएंगे। ऐसा? कोई बात नहीं, मैं किसी होटल में खा लूंगा। यार मंगल, तुम्हें दिक्कत तो होगी, लेकिन ठीक है नरेश, तुम इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? मैं घूम फिर कर और खाना वाना खाकर कोई 10:30 बजे के करीब लौटूंगा, ठीक है ना? माइंड न करना मंगल, बंबई की लाइफ ही कुछ ऐसी है कि इट्स ऑल राइट नरेश, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। मैं देख रही हूँ नरेश, कल रात जब से तुम्हारे दोस्त मंगल सेन विदा हुए हैं, तुम अनमने से हो रहे हो। क्या बात है? क्या बात होती? कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? तुम कल रात से बहुत अनमने हो रहे हो, न जाने क्या सोच रहे हो। ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर गुम हो गए हो। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? कोई खास बात नहीं। फिर भी कुछ तो है। रानी, तुम्हें याद होगा जब हम कानपुर थे, अपनी इस नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में मुझे हेड ऑफिस दिल्ली जाना पड़ा था। हाँ हाँ। वहाँ मैं अपने कॉलेज के ज़माने के एक दोस्त सुंदरलाल के यहाँ ठहरा था। हाँ, और वहाँ से लौटने पर भी तुम कई दिन अनमने से रहे थे इसी तरह। हाँ, दिल्ली में सुंदर ने अपनी परेशानियों के बावजूद मुझे बड़ी खातिरदारी से रखा था। महंगाई तब भी थी, और मुझे जो परेशानियां अब हैं वो तब सुंदर को थी। लेकिन मैं वहां से लौटा तो उसके लिए अपने मन में गांठ लेकर। उन्होंने बुरा सलूक किया था तुम्हारे साथ? उनका सलूक बहुत अच्छा था, लेकिन वहां न जाने मुझे क्या हो गया, मैं उनके हर बर्ताव में अपनी बेइज्जती देखने लगा। बिला वजह? हाँ, बिला वजह। लेकिन अब जब मंगल मेरे पास यहाँ रहकर गया है, वैसे ही जैसे मैं सुंदर के यहाँ रहा था, तो मुझे सुंदर के बड़प्पन और अपने छोटेपन का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है। सच पूछो तो मैंने मंगल को अपने घर एक वक्त ढंग से खाना भी नहीं खिलाया। इसके मुकाबले में सुंदर ने मेरी बड़ी खातिर की थी, और मैं इतना ओछा निकला कि उसके बर्ताव में बनावट और कमी देखता रहा। उस पुरानी बात के लिए दुखी होने से क्या फायदा? नहीं रानी, अपने अनुचित बर्ताव का मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ है। मैंने जब सुंदर को लिखा कि मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना है और मैं उसके पास ठहरूंगा, तो उसने तार से जवाब दिया था। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, मुझे याद है। मैं दिल्ली पहुंचा और सुंदर के यहाँ ठहरा।
वो किसी सरकारी कॉलोनी में कमरा लेकर रह रहा था। सवेरे जब अपने अपने काम पर जाने के लिए हम और सुंदर अपने कमरे से बाहर निकले तो भाभी दरवाजे तक आई थी। उन्हें जैसे कुछ ख्याल आ गया। उन्होंने धीरे से आवाज देकर सुंदर को बुलाया। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था। उनकी बातें मैं साफ सुन सका। देखो जी, परसों तुम 20 रुपए लाए थे ना, उनमें से सिर्फ 4 बचे हैं। 2 का शाम को दूध आ जाएगा। तुम और रुपयों का इंतजाम कर लेना, नहीं तो कल ना दूध आ सकेगा, ना चाय बन सकेगी, ना सब्जी। आज रात के लिए सब्जी है या नहीं? कल शाम 4 रुपए की सब्जी आई थी, उसमें से 3 टमाटर बचा लिए हैं। आलू है, गोभी है। सब्जी कितनी महंगी है, पर मेहमान के आगे रूखी दाल रोटी नहीं रखी जाती। अपनी ना सही मेहमान की इज्जत तो है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। मांगूंगा लोगों से, दफ्तर में कोई देता ही नहीं। सबकी हालत ऐसी है। परसों 20 रुपए बड़ी मुश्किल से मिले थे। अच्छा, और कुछ नहीं, बस इसी का ध्यान रखना। अच्छा। तो रानी, हाथ तंग होते हुए भी सुंदर ने मेरी आवभगत में कोई कसर नहीं होने दी। मुझे वहां बड़ा अपनापन, बड़ा स्नेह मिला। मैं बहुत खुश था। उस दिन रात को खाना खाने के बाद बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो कब आधी रात बीत गई पता ही नहीं चला। हम बातें करते रहे, कॉलेज की, प्रोफेसरों की, लड़कों की बातें जो खत्म होने में ही नहीं आती थी। अरे भाई नरेश, हाँ? वो हरमिंदर याद है तुम्हें? न्यूटन हॉल में रहा करता था। अरे किसकी याद दिला दी सुंदर। जितना मोटा था उतना ही ऊंचा चौड़ा, हंसने हंसाने वाला। पूरा देव था, देव। बड़ा संतरा छील कर फांकों का गोला साबुत मुंह में ऐसे रख लेता था जैसे कोई मुंह में रसगुल्ला रख ले। सच? और क्या भाभी? हाँ, उसका मुंह मानो जूस निकालने की मशीन था। 2-3 बार मुंह चलाया और रस गायब। अरे नहीं, बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। मेरा यार एक दिन प्रोफेसर वालिया की क्लास में सो गया। तुम्हें याद है ना सुंदर? हाँ, अच्छी तरह। हद हो गई। और प्रोफेसर वालियों का पता नहीं चला। देवी जी, वालिया अपनी घड़ी देखते रहते थे। जब 10 मिनट रह जाते तो लेक्चर खत्म करके रोल कॉल लेते थे। उनकी क्लास को हमेशा कुछ मिनट पहले छुट्टी मिल जाती थी। वाह, बड़ी मौज थी लड़कों की। और क्या भाभी, वालिया के स्टूडेंट्स उन्हें अब तक याद करते हैं। उनकी क्लास में सो गया हरमिंदर। हाँ भाभी, हुआ ये कि हरमिंदर पीछे की बेंच पर बैठा करता था। वालिया ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़े तो हरमिंदर बेंच पर लेट गया। लेक्चर के बाद रोल कॉल लेते हुए वालिया ने हरमिंदर का नाम पुकारा, हरमिंदर सूद। लो जी, वहां जवाब नदारद। दोबारा नाम पुकारा, हरमिंदर सूद, और निगाह उसकी सीट की तरफ उठाई। लड़कों ने भी पीछे मुड़कर देखा। हरमिंदर आंखें मलता हुआ खड़ा हो रहा था। बोला, अरे भाई मुझे क्यों जगा दिया। सारी क्लास हंस पड़ी। वालिया भी हंसने लगे। प्रोफेसर वालिया ने उसे डांटा नहीं? नहीं, रोल कॉल पूरी करके स्टाफ रूम चले गए। ये कैसा लड़का था? यही कुछ पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज आता था? अरे भाभी, हर क्लास में ऐसे कुछ लड़के जरूर होते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता। मस्त मलंग होते हैं, 2-4 घंटे की तफरी के लिए कॉलेज आते हैं। और हाँ सुंदर, हरमिंदर की प्रोफेसर शास्त्री से भी तो कुछ कहा सुनी हो गई थी ना? हाँ, तुम्हें याद होगा। हाँ। हमारी मॉरल क्लासेस प्रोफेसर शास्त्री लिया करते थे। हाँ बिल्कुल। उनके यहाँ भी हरमिंदर ने कोई ऐसी हरकत की? हाँ, प्रोफेसर शास्त्री गांधी जी के भाषा संबंधी विचारों के बारे में बता रहे थे। गांधी जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। गुजराती उनकी मातृभाषा थी। अंग्रेजी, संस्कृत उन्होंने स्कूल में पढ़ी थी। बाद में उन्होंने और भाषाएं भी सीख ली थी, हिंदी, उर्दू, तमिल। और कितनी बड़ी बात है, हमें तो एक भी भाषा ठीक से नहीं आती। वो तो है भाभी। गांधी जी की चर्चा करते करते प्रोफेसर शास्त्री अपने बारे में बताने लगे कि वो खुद भी कई भाषाएं जानते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पाली, बांग्ला, फारसी और 1-2 और। हरमिंदर तभी बैठे बैठे बोल उठा, सर यू आर ए लिंग्विस्ट। लड़के समझे हरमिंदर ने शास्त्री जी की लेग पुलिंग की है। हंसी की एक हल्की सी लहर क्लास में दौड़ गई। प्रोफेसर शास्त्री बहुत बिगड़े होंगे? नहीं देवी जी, वो स्वभाव से बहुत शांत थे। बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा, नहीं हरमिंदर, मुझे जितनी भाषाएं आती हैं वो मेरे लिंग्विस्ट कहलाने के लिए काफ़ी नहीं है।
मैं तो भाषाओं का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। आजकल जर्मन भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बस फौरन हरमिंदर बोल उठा, अरे छोड़िए सर, कहीं बुड्ढे तोते भी पड़े हैं। अरे कैसा बदतमीज था। एक सेकंड के लिए क्लास में सन्नाटा छा गया, फिर सारी क्लास ठाका मारकर हंस पड़ी। प्रोफेसर शास्त्री ने सजा नहीं दी उसे? शास्त्री जी बहुत सज्जन आदमी थे, उन्होंने उसी वक्त क्लास डिसमिस कर दी। बाद में हरमिंदर ने शास्त्री जी से क्षमा मांगी और बात खत्म हो गई। बाप रे, कितनी देर हो गई। चौकीदार पहरा देने लगा। वो तो 11 बजे से हर आधे घंटे पर आवाज लगाता रहा है, पर आप लोग बातों में इतने मगन थे कि वक्त कितना अच्छा कट गया भाभी, वरना हम इसे सोकर नष्ट कर देते। तो अब सवेरे तक का वक्त नष्ट करने के बारे में क्या राय है जनाब? 2 बजे हैं। जो पंचों की राय सो हमारी राय। तो फिर सोया जाए। हाँ भाई, आज तो बहुत देर हो गई है। हाँ, मेरी वजह से देर हो गई भाभी। अच्छा भाई, गुड नाइट। गुड नाइट नरेश। वहां तुम्हारा खूब जी लगा होगा। हाँ, जब तक लगा तब तक लगा। दूसरे दिन मुझे न जाने क्या हो गया, मुझे वहां कुछ भी अच्छा न लगता था। उन लोगों के हंसने बोलने में बनावट, भाभी की बीमारी बहाना महसूस होने लगी। एक एक मिनट मुझे वहां खलने लगा। फिर मैं हूँ हाँ में बात करता रहा और काम खत्म होने पर पहली गाड़ी से वापस कानपुर आ गया, सुंदर के लिए अपने दिल में गांठ लेकर। मैंने तय कर लिया, अब कभी सुंदर से नहीं मिलूंगा। तुम्हारे इस तरह ऐंठ जाने की कोई वजह थी ही नहीं। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अनुचित था, असंगत था। आज मैं समझता हूं, सुंदर की भी वही परेशानियां थीं जो आज बंबई में मैं महसूस कर रहा हूं। रहने के लिए छोटा सा एक कमरा, कॉमन बाथ लैट्रिन, सिर से ऊपर महंगाई, मामूली तनख्वाह, दूर दूर के फासले, बसों का खर्च। उनकी परेशानियां तुम्हारी परेशानियों से ज्यादा थीं। कम तनख्वाह में एक बच्चा सामने था, एक होने वाला था। हाँ, तुम ठीक कहती हो रानी। ऐसी जिंदगी एक जंजाल है। पुराने दोस्त का आना किसे बुरा लगता है रानी। लेकिन कोई मेहमान को कहाँ तो ठहराए और क्या उसकी खातिर करे। जब मैं दिल्ली गया था, भाभी मुबारक मर्ज में मुब्तला थी। उन्हें कामकाज करने में मुश्किल पड़ती थी। इसी वजह से उनके बड़े बच्चे को उसकी नानी ले गई थी। उस हालत में भी भाभी ने मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दी थी। इस सब के बावजूद तुमने वहां से लौटने के बाद आज तक उन लोगों को एक खत भी नहीं लिखा। कितनी बुरी बात है। उस वक्त मैं शैतान की गिरफ्त में था, लेकिन मंगल के आने पर मुझे सुंदर से अपनी तुलना करने का अवसर मिला और उस तुलना में सुंदर महान निकला और मैं बहुत छोटा, ओछा और बौना। अपने को इस तरह बुरा भला कहने से तुम्हें चैन हासिल नहीं होगा। हाँ, जब तक मेरे दिल की ये गांठ नहीं खुलेगी, जब तक मेरे दिल का ये मैल नहीं धुलेगा, मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। मैं सुंदर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मेरा पुराना दोस्त है, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा, ज़रूर माफ़ कर देगा। मैं उसे खत लिखूंगा। फिर देर क्यों करते हो? जो सोचा है कर डालो। मैं राइटिंग पैड लाती हूँ। ये लो। हाँ, लाओ। प्रियवर सुंदर, इतने दिन बाद मेरा ये पत्र पाकर तुम अवश्य चकित होगे, पर यह जानकर प्रसन्न भी होगे कि अगले सप्ताह मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। तुमसे बहुत सी ज़रूरी बातें करनी हैं। भाभी को प्रणाम। तुम्हारा नरेश। बस अब इस बात को अपने मन से दूर कर दो। भूल स्वीकार करना पाप से मुक्त होने जैसा है। आपकी इस विजिट को हम नहीं मानते। अब आप भाभी जी को साथ लेकर आइएगा। गर्मियों की छुट्टियों में जब उनका स्कूल बंद होगा ना भाभी, तभी आने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पक्की बात कीजिए। लगता है आपके भाई साहब स्कूटर ले आए। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा भाभी, इजाजत दें। प्रणाम। अच्छा भैया, नमस्ते। नरेश,
तुम बंबई लौटने भी लगे, लेकिन वो ज़रूरी बातें तो तुमने की ही नहीं जिनका तुमने अपने पत्र में जिक्र किया था। हाँ सुंदर, तुमने ठीक याद दिलाया। तुम्हारे पास आकर मैं भूल ही गया था कि मैं क्यों आया। सुंदर, तुम जितने ग्रेट आदमी हो, मैं उतना ही छोटा बौना हूं। यार बेकार की बात मत करो, काम की बात करो नरेश, गाड़ी का वक्त हो रहा है। सच मानो, मैं यही कहने के लिए आया था। मैं समझा नहीं। सुंदर, पिछली मर्तबा मैं जब यहां आया था, भाभी की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दी। पर एक दिन मुझे जाने क्यों ये ख्याल आया कि तुम लोग मुझसे ऊब गए हो, जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस तुम्हारे लिए मेरे मन में गांठ पड़ गई, उसे खोलने के लिए ही मैं आया था। तुम्हें अपनी भूल बताकर तुमसे माफी मांगने। कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कैसी बातें करते हो नरेश। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जीने के साधन संकुचित होते जा रहे हैं, लोगों की आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे जमाने में कौन किसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर सकता है। अगर यही स्थिति रही नरेश, तो मुझे डर है हमारी पुरानी वैल्यूज कहीं खत्म ना हो जाए। हमें अपनी पुरानी वैल्यूज को बचाना होगा सुंदर, किसी भी कीमत पर, चाहे हमें उसके लिए कितने ही त्याग क्यों न करने पड़े। अच्छा, अब चलो। नमस्कार भाभी। नमस्ते भैया। नमस्कार सुंदर। नमस्ते नरेश, हमें याद रखना। सुंदर, गांठ। अभी आपने ये नाटक सुना। इसके लेखक थे श्री B.S. भटनागर, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक दयानंद शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र सेठी, सुनीति कोहली, रामावतार शर्मा, प्रेम भाटिया, चांद नारायण सक्सेना और डॉली शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया था।